हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिस्ट्री लेसन 1 का टॉपिक है। टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, ये प्रोसेस 1866 से 71 तक चलती है। 1866 से 1872 तक ये प्रक्रिया चलती है। किस प्रकार से घटनाएं होती हैं, एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप टॉपिक देख रहे हैं, हम लिखने का 1815 1815। ठीक है, आप जानते हैं 1815 में क्या हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना कांग्रेस हुआ था। तो इस वियना सम्मेलन के बाद से ही जो जर्मनी है उसको 30 छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उसका एक संघ के रूप में, उसकी एक कॉन्फेडरेशन बना दी, उसका एक संघ बना दिया, उसके रूप में बांट दिया गया था। और तभी से जर्मनी के लोगों के अंदर एक राष्ट्र की, एक नेशन स्टेट की जो एक भावनाएं हैं वो उनके मन में पैदा हुई थी और उन लोगों ने एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को तभी से अंजाम देना शुरू कर दिया। अब एक नंबर 2 जो है 1848 1848। अब 1848 तक आते आते बहुत सारा घटनाक्रम बदल जाता है। 1848 में आप जानते हैं फ्रैंकफर्ट संसद यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है जिसकी अध्यक्षता आप जानते हैं विलियम फोर्थ करते हैं, जो पर्शिया यानी पर्सा के राजा होते हैं, किंग होते हैं। ठीक है, इस पार्लियामेंट के अंदर पूरे जर्मनी से 831 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें देश की जनता चुनकर भेजती है। ठीक है, अलग अलग जो राज्यों से आते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर इन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिमांड की जाती है कि एक पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग राजा क्या करे, शासन करे, राजा की पावर कैसी हो, लिमिटेड हो, और वो सारा का सारा कैसा हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार होना चाहिए। और इस मांग को किसने ठुकरा दिया, जो उस समय पर्सा का राजा था उसने ठुकरा दिया। ठीक है, अब यहां पर इस पार्लियामेंट के बाद में जो जर्मनी के जो बड़े भूस्वामी थे, जिनको जुंकर्स कहा जाता था, और मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने जर्मनी के लिए एक जर्मन कन्फेडरेशन, ठीक है, जर्मन कन्फेडरेशन बनाया, महासंघ बनाया। ठीक है, और इसी महासंघ के द्वारा जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसकी जो एक भूमिका है, उसकी जो एक नींव है वो रख दी गई। ठीक है, अब जर्मनी के एकीकरण में 3 सबसे बड़ी बाधाएं थी। ठीक है, 3 सबसे बड़ी बाधाएं थी, 3 ऑब्स्टेकल्स थे। कौन कौन से थे? एक तो था किंग ऑफ पर्सिया यानी पर्सा का राजा था, सबसे बड़ी बाधा। ठीक है, पर्सा का राजा। दूसरा क्या था? 2 पड़ोसी देश थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये दोनों भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक है, तो पर्सा के राजा ने, यानी जो पर्सिया का जो किंग था, उसने क्या किया, इस जर्मन महासंघ के एक्टिविटीज को रोकने के लिए सेना की सहायता से उन एक्टिविटीज को दबा दिया। ठीक है, और जैसे तैसे करते घटनाएं 1862 तक आ जाती हैं। 1862 में जर्मन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है, और वो चेंज क्या होता है कि जो पर्सिया का जो राजा होता है, किंग्स ऑफ पर्सिया होता है, वो क्या करता है, ओटोमन बिस्मार्क को, ठीक है, ओटोमन बिस्मार्क को क्या करता है, जर्मनी का प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, जर्मनी का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, जर्मनी का प्रधानमंत्री बना देता है, और यहीं से जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो समझ लीजिए स्टार्ट होती है। तो जैसे ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी जो आर्मी है उसको मजबूत करता है, सेना को मजबूत करता है। इसके साथ क्या करता है, जर्मनी के जो पड़ोसी देश थे, पर्शिया के जो पड़ोसी देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, ठीक है, फ्रांस था, डेनमार्क था, इन देशों के साथ में वो आपसी संबंध बनाता है। ठीक है,
आपसी रिलेशन बनाता है, जिससे उन देशों के साथ भाई आगे किसी प्रकार के सहयोग की जो आशा है वो पूरी की जा सके। ठीक है, तो अब जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है नंबर 4 आप देख रहे पॉइंट 1866 से 71 1866 से 1871 के बीच में ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया से पहले 7 वर्षीय युद्ध होता है, 7 वर्षों तक युद्ध चलता है और ये युद्ध 3 देशों के खिलाफ चलता है। ठीक है, कौन कौन से वो देश हैं? फर्स्ट डेनमार्क, फर्स्ट क्या है? डेनमार्क है। ठीक है, सबसे पहले युद्ध होता है डेनमार्क के साथ में, तो पर्शिया की सेनाएं और कौन? ऑस्ट्रिया, पर्शिया की सेनाएं और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर क्या करते हैं? डेनमार्क के खिलाफ युद्ध करते हैं और इस युद्ध में भाई डेनमार्क को हार का सामना करना पड़ता है, हमला कर देते हैं और इस युद्ध में डेनमार्क को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन थोड़े समय के बाद ही जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो डेनमार्क से जो कॉलोनी ली थी, जिनके ऊपर डच की जो कॉलोनियां ली थी, उनको लेकर ऑटोमन बिस्मार्क क्या करता है? ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, कब? 1866 में, 1866 में ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर देता है और ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में 2 बाधाएं बच गई। ठीक है, एक फ्रांस एक पर्सा का जो राजा था वो। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को हरा देता है। अब ऑस्ट्रिया को हराने के साथ साथ 1867 में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है मैक्लेनबर्ग और सैक्सनी, जो ये एक क्षेत्र था, राज्य थे, उनको भी किसके अंदर शामिल कर लिया जाता है? जर्मनी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी क्या? फ्रांस। ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजशाही थी और ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना हो। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। लेकिन अब जर्मनी को हराने के लिए ऑटोमन बिस्मार्क ने एक कूटनीति बनाई और उसने क्या किया? उस समय जो सुप्रीम पावर थी, जैसे ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था, ठीक है, इसके अलावा रसिया था, रसिया यानी ब्रिटेन, रूस, ठीक है, इस तरह की जो उस समय सुप्रीम पावर थी, इन यूरोपियन सुप्रीम पावर्स को क्या किया? इसने अपने फेवर में लिया और उसने कहा कि अगर हम फ्रांस के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेते हैं, उसके खिलाफ युद्ध होता है, तो आपको क्या रहना है? तटस्थ रहना है, न्यूक्लियर रहना है। ठीक है, आपको न तो हमारा साथ देना है, न फ्रांस का साथ देना है। इस बात से एग्री करके इन दोनों तीनों देशों को, सुप्रीम पावर को, उस समय जो यूरोपियन सुप्रीम पावर थी, उनको अपने विश्वास में लेने के बाद वो 1871 में 1871 में फ्रांस के ऊपर हमला कर देता है और फ्रांस को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य बाधाएं थी उनको दूर कर दिया जाता है, किसके द्वारा? ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, आगे कहता है कि जर्मनी का एकीकरण की जो प्रक्रिया है 1871 में जैसे फ्रांस को हरा दिया जाता है, एक तरह से पूरी हो जाती है। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जब खत्म हो, प्रक्रिया जब पूरी होती है, तो पर्शिया का जो राजा होता है, ठीक है, पर्सा का जो राजा होता है, जिसका नाम क्या है? केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट, उसको क्या कर दिया जाता है? पूरी जर्मनी का एक सम्राट बना दिया जाता है। ठीक है, पूरी जर्मनी का सम्राट बना दिया जाता है। द पर्शियन किंग केसर विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी। अब ये पूरा प्रोग्राम कहाँ होता है? ये जो होता है वर्सलीज यानी वर्साई में। ठीक है, वर्सलीज यानी वर्साई में ये होता है, वर्साई में ये होता है। कब? जनवरी 1871 में, जनवरी 1871 में। ठीक है, इसके साथ साथ 1871 में ही क्या कर दिया जाता है? जो दक्षिण जर्मन के कुछ राज्य थे, जैसे बवेरिया था, वार्डेन था, ब्यूटेनबर्ग था, उनको भी जर्मनी के अंदर शामिल कर लिया जाता है और एक यानी जर्मनी के सभी राज्यों को, सभी हिस्सों को मिला के एक नेशनल स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना कर दी जाती है, जिसका मुखिया कौन बन जाता है? जिसका मुखिया पर्सा का जो राजा होता है विलियम फर्स्ट, जो पूरे जर्मनी का सम्राट, उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मेन टॉपिक यही है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।